हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टी प्लस एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज। होप आप सभी लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में मैं आपके साथ डेली टॉपिक वाइज जो न्यूज़ एनालिसिस है उसको डिस्कस करूँगा। और जो न्यूज़पेपर है, यहाँ पे दो न्यूज़पेपर, इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर फ्रॉम हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों न्यूज़पेपर से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है विल डिस्कस दैट। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक फर्स्ट. So these are the list of the topic. Today is 2nd of September. So the first topic is upcoming multilateral meeting. एक important topic है ये. Now the second is Indira 2020, the bilateral never exercise. ये prelims के लिए भी बहुत ही ज़्यादा important है. Now the third topic is NCRB annual report, जो हमारी नेशनल कंट्रोल जो क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है उसके कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं, रिपोर्ट्स आई हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. The fourth topic is HC verdict on the AGR, that is adjusted gross revenue. तो जो AGR का जो कॉन्सेप्ट है या किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिए थे पहले, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा. And the last topic is fighting COVID-19 and food insecurity. Right? Apart from this, we'll have some MCQs question at the end of this video, ताकि आप प्रीलिम से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएं. और जो कल के क्वेश्चंस थे उसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी आपको मैं आज बताऊंगा. तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाएं. And those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube, and do not forget to give a like button on this video. Now let's get started with the topics. So the first is from the Hindu, that is upcoming multilateral meetings. बात करें इस तरह के टॉपिक्स की, तो ये आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कॉन्सेप्ट बेस्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर SCO की बात करें, क्वाड की बात करें, तो इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा. उसके अलावा इन जनरल स्टडीज़ मेंस पेपर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जो जनरल स्टडीज़ पेपर 2, जहाँ पे टॉपिक नंबर 17 और 18 बायलैटरल एग्रीमेंट्स को लेकर के ऑलरेडी UPSC के सिलेबस में मेंशन है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट विद द डिटेल. हमारे डिफेंस मिनिस्टर और जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है जयशंकर, दे आर गोइंग टू मीट देयर काउंटर पार्ट, जो रशिया के उनके काउंटर पार्ट है और जो चाइनीज़ काउंटर पार्ट है, दे विल बी मीटिंग देम इन द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. जो SCO है उसकी मीटिंग होने जा रही है, जहाँ पे ये नेक्स्ट वीक मिलने वाले हैं. नाउ इंडिया इज ऑल्सो प्लानिंग कि जो हमारे अमेरिकन काउंटर पार्ट्स हैं, इंडो US या फिर 2+2 की जो टॉक्स चल रही है फॉरेन मिनिस्टर लेवल की, जिसको क्वाड भी कहते हैं, यहाँ पे रशिया बेसिकली इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ भी मीटिंग होनी है अक्टूबर में. राइट? सो दिस 2+2 वुड बी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड जापान. दिस विल ऑल्सो इंक्लूड अमेरिका, US. राइट? तो जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके मुताबिक दे वुड बी अटेंडिंग मीटिंग अलॉन्ग साइड विद चाइना, पाकिस्तान एंड ऑल दो अदर बायलैटरल मीटिंग विद द प्लान विद द रशियन डिफेंस मिनिस्टर. तो ये सारी मैं आपको मेंबर्स बताऊंगा SCA के कौन कौन से मेंबर्स हैं, क्योंकि UPSC ने एक बार SCO का मेंबर्स ऑलरेडी पूछा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ अलग तरीके से आपसे मेंबर्स के बारे में भी पूछे जा सकते हैं. तो व्हाट इज SCO की अगर बात करें तो एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो कि प्रिसाइड की गई थी आफ्टर संघाई 5 मैकेनिज्म, जिसके बाद ये चीज़ अडॉप्ट हुई थी. इट वॉज क्रिएटेड इन 2001 में इसके लिए क्रिएट किया गया था. बाद जो चार्टर थी दैट वॉज साइंड इन 2002. राइट? और उसके बाद ये 2003 में अपने पूरे एक्शंस पे थी. सो द फाइनल एग्जीक्यूशन हैज स्टार्टेड ओनली आफ्टर 2003. स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट थी जो कि आउटलाइन करती है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, उसके क्या प्रिंसिपल हैं, क्या स्ट्रक्चर्स हैं और क्या कोर एक्टिविटीज़ हैं. ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइंड है. अगर मेन गोल की बात करें SCO की, तो मेन गोल है स्ट्रेंथन करना म्यूचुअल ट्रस्ट अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में, जो नेबरिंग मेंबर्स स्टेट्स हैं उनके लिए, प्रमोट करना एक एफिशिएंट कोऑपरेटिव इन द पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, कल्चर, क्योंकि हर कंट्री की अपनी अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है. इंडिया की बात करें तो वी हैव अ वर्टिकल ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी. तो यहाँ पे उसके अलावा एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ एक कोलैबोरेशन बनाना, कोऑपरेट करना, और एक मेंबर स्टेट से दूसरे मेंबर स्टेट को कैसे बेनिफिट किया जा सकता है, इसके बेसिकली मेन गोल यही है, इसके तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करना. सो दीज आर द मेन गोल ऑफ द SCO. ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर बात करें तो रशियन और चाइनीज़ आर द ऑफिशियल लैंग्वेज. ये भी आप बिल्कुल ध्यान रखें, इसकी 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है. बात करें SCA की, जो SCO है उसकी जो मेंबर्स हैं, जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उनके कौन कौन मेंबर्स हैं, तो ये आपके लिए समझना काफ़ी ज़रूरी है. मैं आपको एक मैप के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. रशियन फेडरेशन है, उसके बाद रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, उसके बाद क्रिक रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ ताजिकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये हमारे इंडिया है यहाँ पे, एंड पाकिस्तान, जिसको इस्लामाबाद रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं, and People Republic of China. So this is the official name of the China. We usually call it China, but this is People Republic of China. तो ये मेंबर कंट्रीज़ हैं इसके, तो मेंबर कंट्रीज़ का नाम आपको बेशक ध्यान होने चाहिए.
क्वाड की अगर बात करें तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, ये आपने न्यूज़पेपर में काफ़ी टाइम पहले पढ़ा भी होगा। एक इनफॉर्मल स्ट्रैटेजिक डायलॉग है बिटवीन इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे 4 मेंबर कंट्रीज़ हैं, इनके नाम भी आप बिल्कुल ध्यान रखें। They share the objective to ensure support free, open and prosperous Indo-Pacific region में free, open और prosperous trade या फिर support करने की बात की गई है क्वाड में। एंड द आइडिया बिहाइंड द कोड वॉज फर्स्ट मूटेड बाय द जापान प्राइम मिनिस्टर जो शिंजो आबे थे, जिन्होंने अभी रिसेंटली रिजाइन किया है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर टेनोर से। 1 साल पहले उन्होंने रिजाइन किया, उनकी हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं थी, इस वजह से ही हैज़ रिजाइंड। बट ये आइडिया फाइनली ऑस्ट्रेलिया ने फिर पुल आउट किया। ऑस्ट्रेलिया ने इसको आगे नहीं बढ़ाया बिकॉज ऑफ द चाइनीज प्रेशर। द आइडिया वॉज नॉट बीइंग फाइनली गिवन इनटू द ड्राफ्ट। फिर 2017 में इस आइडिया को लिया गया इन एक्शन और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान हैव फाइनली एग्रीड टू शेप द क्वाड। तो ये क्रोनोलॉजी आप बिल्कुल समझे, 2007 में स्टार्ट की गई थी, बट बिकॉज ऑफ चाइनीज प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पुल्ड आउट, ऑस्ट्रेलिया ने आगे नहीं बढ़ा। बट बाद में फिर 2017 में इसको आगे बढ़ाया गया विद यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, राइट। तो इसको क्वाड कहते हैं, एक कोलिशन है टू डेवलप द न्यू स्ट्रैटेजी टू कीप सी रूट्स इन द इंडो पैसिफिक रीजन फ्री विद एनी ऑफ द इन्फ्लुएंस। किसी की बिना इन्फ्लुएंस के, स्पेशली चाइना जो है, किसी की इन्फ्लुएंस नहीं होगी। विदाउट एनी इन्फ्लुएंस द इंटायर कंट्री, द मेंबर कंट्री वुड बी ट्रेडिंग, राइट। तो ये क्वाड है। बात करें इंडिया की कमिटमेंट्स की, तो इंडिया ने पहले कमिट किया है कि जो मीटिंग्स होंगी, गवर्नमेंट ने इंडिकेट किया है कि दोनों तरफ से इट वुड बी परसुइंग द स्ट्रैटेजिक फॉर्मेशन डिस्पाइट द राइजिंग टेंशन। अभी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ईस्टर्न लद्दाख में, वहाँ पे टेंशन के बावजूद भी हमने समिट को एग्री किया बिकॉज अभी वर्ल्ड इकोनॉमी की कंडीशन काफ़ी अच्छी नहीं है। आपने कल भी न्यूज़ में पढ़ा होगा जिस तरह से GDP 23.9% माइनस में गई है, डबल डिजिट माइनस में। ये बेसिकली आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद इस तरह की ग्रोथ पहली बार देखने को मिली है नेगेटिव में, राइट। और इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने बताया कि एक वर्चुअल मीटिंग जो है ब्राज़ील, रशिया और इंडिया, साउथ अफ्रीका जिसको ब्रिक्स भी कहते हैं, उसके फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी आगे ऑर्गेनाइज किया। तो रिसेंटली दे हैव अटेंडेड, दे विल अटेंड इन फ्यूचर, अभी टाइम इसकी डिसाइड होनी है। सो दे वुड ऑल्सो अटेंड द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर समिट, राइट। तो ये तो इंडिया की कमिटमेंट्स थी। नाउ बात करें दूसरे टॉपिक की, दैट इज इंदिरा 2020 बायलैटरल नेवल एक्सरसाइजेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से और जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 में भी इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें, और जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया और रशिया ने बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज हेल्ड करने की बात की है, इंदिरा 2022 इसके नाम है। ये नाम आप बिल्कुल ध्यान रखें, यूपीएससी में अगर नहीं भी पूछी गई तो और भी कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो यू शुड नो दिस नेम विच कंट्रीज आर इन्वॉल्व। सो इंदिरा 2022 इंडिया एंड रशिया, राइट। अंडमान सी में ये होनी है एक स्ट्रैटेजिक बेसिकली जो हमारी पार्टनरशिप है स्ट्रेट ऑफ मलक्का उसके आसपास के रीजन में, वहाँ पे ये एग्जीक्यूट की जाएगी। और इंडियन नेवी ने कहा है कि जिस तरह की जो हमारी इंडियन ओशन रीजन है, जो IGR वाला रीजन है, IOR, दैट हैज़ ऑलरेडी बीन गोइंग टू स्टैंड ऑफ विद द चाइना इन द लद्दाख रीजन। तो वहाँ पे उस रीजन को कैसे प्रोटेक्ट करना है, इसके बारे में इंडियन नेवी ने ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनपुट्स दिए हुए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। And this is also a first bilateral naval exercise since the pandemic was there. COVID-19 के बाद जो सारी engagement थी वो खत्म हो गई थी. There was no military exercise that was taken place. So after COVID-19, this is the first military exercise. Right? रशिया के 3 नेवी शिप्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और एक्सरसाइज 4 और 5 सितंबर को होनी है। और इक्वल नंबर ऑफ इंडियन नेवी वुड ऑल्सो बी देयर इन द एयरक्राफ्ट। जितने रशिया के होंगे उतने एयरक्राफ्ट, बेसिकली जो क्राफ्ट हैं नेवी की शिप्स हैं वो इंडिया की तरफ से भी उतने ही होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो नोट करने की है इस एग्रीमेंट को, इस नेवल एक्सरसाइज को ध्यान में रखते हुए, तो ये टाइम है जहाँ पे जो डिफेंस कॉपरेशन है रशिया के साथ, वहाँ पे वी हैव कंसाइडेड विद द डिफेंस मिनिस्टर विद रशिया इन द संघाई कॉपरेशन, और इट कम आफ्टर जस्ट द विड्रॉवल ऑफ द कवकास। जो वहाँ जो समिट होनी थी मल्टीलैटरल एक्सरसाइज, उसमें इंडिया ने उस चीज़ से विड्रॉ कर लिया। उसके बावजूद भी ये नेवल एक्सरसाइज हो रही है बिकॉज वी हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद रशिया। सो दिस इज शेड्यूल फॉर दिस मंथ एट द एंड, बट इंडिया ने इसको विड्रॉ किया है। देखना होगा आगे इसमें अगर कुछ कंक्रीट एक्शन ली जाती है या फिर इंडिया अपनी तरफ से कंटिन्यू करने की बात करता है तो दिस वुड बी इन द फेवर। लेट्स सी व्हाट गवर्नमेंट इज डिसाइडिंग। तो बात करें कवकास 2020 की, तो ये क्या है, एक्सरसाइज है जहाँ पे स्ट्रैटेजिक पोस्ट एक्सरसाइज की गई है इन द कैल्कस 22, राइट। और एक ट्राइम सर्विसेज एक्सरसाइज एज अ पार्ट ऑफ 4 ईयर एक्सरसाइज साइकिल बाय द रशियन आर्मी। तो रशियन आर्मी की तरफ से ये कंडक्ट की जाती।
प्रीवियसली ये जो एडिशन थी एक्सरसाइज की दैट वाज हेल्ड इन 2012 और 2016, हर 4 साल के साइकिल पे इसको कंडक्ट किया जाता है। एंड इन 2020 इट विल बी कंडक्टेड इन द आस्ट्रखान प्रोविंसेस ऑफ द सदर्न रशिया। इस बार भी जो कंडक्ट होनी है, जो एक्चुअल प्लेस ऑफ वेन्यू है, दैट इज सदर्न रशिया। मेंबर कंट्रीज़ की अगर बात करें तो जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो एससीओ के मेंबर्स हैं बेसिकली, और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सो दे वुड बी द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज। बात करें एक्सरसाइज विद यूएस की, तो इंडिया ने जो अपने फ्रंट लाइन वॉरशिप है इंडियन नेवी की, उसमें पैसेज एक्सरसाइज के नाम है, जिसको पैसेक्स भी कहते हैं, और यूएस एयरक्राफ्ट जिसमें यूएस निम्टस स्ट्राइक ग्रुप है, दैट वुड बी कंडक्टिंग एन एक्सरसाइज नियर द अंडमान ग्रुप। सो दिस इज द इमेज ऑफ द यूएसएसएस निम्टस। आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी शिप है, ये नेवल क्राफ्ट है, जहाँ पे वॉरशिप के टाइम पे इस तरह की चीज़ों को यूज़ किया जाता है। और जो यूएसएस निम्टस है दैट वाज रिटर्निंग फ्रॉम द साउथ चाइना सी, ये एक्चुअली साउथ चाइना के रीजन से रिटर्न हो रही है फ्रॉम द मलक्का स्टेट, एंड इट वुड अंडरटेक द फ्रीडम नेविगेशन ऑपरेशन। तो जिस तरह से सी रूट में फ्री ट्रेड की बात की जा रही है, या फिर किसी कंट्री को अगर कोई वायलेट करती है यूनेस्को के लॉज को, तो उसके वायलेशंस पे प्रॉपर इम्प्लीकेशंस की भी बात की गई है। तो लेट्स सी हाउ अदर थिंग्स वुड बी टेकिंग प्लेस, बिकॉज चाइना की जो डोमिनेंस है साउथ चाइना सी में, उसको कम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया भी, यूनाइटेड स्टेट्स भी और इंडिया भी, ये तीनों कंट्रीज ने काफ़ी डोमिनेंस दिखाई है। Now, topic of the other, that is NCR annual report. This is NCRB, तो हमारी जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसने कुछ रिपोर्ट्स दिए हैं डेथ को लेकर के, जो सुसाइड्स हैं उसके बारे में एनुअल रिपोर्ट है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बताऊंगा इस पर, और ये आपके ऐसे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे में अगर आप कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और जनरल स्टडीज़ के पेपर 3 में, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट बाय द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, उनके मुताबिक जो सुसाइड के जो केसेस हैं और जो एक्सीडेंट के केसेस हैं वो बढ़े हैं अक्रॉस द कंट्री, राइट। मैं हर स्टेट वाइज भी आपको फिगर दूंगा आगे। एंड इन मोस्ट केसेस फैमिली सुसाइड्स की अगर बात करें तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए हैं, उसके बाद आंध्र प्रदेश, केरला, पंजाब और राजस्थान में। और सुसाइड इन सिटीज़ की बात करें तो वो हायर है कंपेयर टू द एवरेज ऑल इंडिया की जो सिटीज़ है, सिटीज़ में ज़्यादा है 13.9% के आसपास, राइट। दीज आर सम ऑफ द ऑफिशियल डेटाज। नाउ सुसाइड इन कंट्री दैट हैज़ वेंट अप फ्रॉम 1,34,515 टू 1,39,123। ये आपको नंबर याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अब बस ग्राफ याद करें कि ग्राफ इंक्रीज हो रही है, राइट। और आउट ऑफ दिस मच मेल सुसाइड्स, मोस्ट ऑफ देम वर द डेली वेज अर्नर। काफ़ी ऐसे लोग थे जिनकी नौकरी चली गई बिकॉज ऑफ द कोविड-19, वहाँ पे भी काफ़ी लोगों ने उस वजह से सुसाइड की। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, उन्होंने भी सुसाइड की। उनके नंबर्स, ये सारे नंबर्स हैं, नंबर्स आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। और जो लोग अनएम्प्लॉयड थे उनकी नंबर ये है, जितने लोगों ने सुसाइड की है, मेल सुसाइड। और फीमेल की अगर बात करें तो मोस्टली हाउस वाइफ थी जिन्होंने सुसाइड किया है, राइट। नाउ सुसाइड ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो पर्सन्स थे सबसे ज़्यादा केरला में रिपोर्ट की गई है 14% के आसपास, फॉलोड बाय महाराष्ट्र विच इज़ 10%, तमिलनाडु में 9.8%, कर्नाटका में 9.2% एंड उड़ीसा में 6.1%, राइट। और सुसाइड ड्यू टू बिजनेस एक्टिविटीज़, जिनके बिजनेस नहीं चले उनमें कई लोगों ने भी सुसाइड किया। तो यहाँ पे जो बिजनेस एक्टिविटीज़ में जो सबसे ज़्यादा नंबर है, परसेंटेज जिस स्टेट ने कंट्रीब्यूट किया है वो महाराष्ट्र है 14.2%, तमिलनाडु 11.7%, कर्नाटका 9.7%, वेस्ट बंगाल 8.2% और मध्य प्रदेश 7.8%। और कुछ आर्म फोर्सेस में भी सुसाइड के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है वहाँ पे टोटल 36 पर्सनल ऐसे थे जो कि सुसाइड के केसेस में रिपोर्ट किए गए हैं। 39% वे ड्यू टू फैमिली प्रॉब्लम, उनमें 38.9% लोग ऐसे थे जिन्होंने फैमिली प्रॉब्लम की वजह से सुसाइड किया। Now 5 suicides were reported in राजस्थान followed by 4 in the तमिलनाडु। तो यहाँ पे नंबर राजस्थान का ऊपर है। और इन टोटल 104 पर्सनल डाइड इन द वेरियस एक्सीडेंट्स। और एक्सीडेंटल डेथ की अगर बात करें, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आई है वो सारी चीज़ों की सेग्रीगेशन रिपोर्ट आई है, तो मैं आपको बहुत ही ब्रीफ बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हर सेक्टर में किस तरह से सुसाइड या डेथ के जो केसेस है वो रिपोर्ट किए गए हैं। एक्सीडेंटल डेथ की अगर बात करूँ तो यहाँ पे 2.3% की इंक्रीज देखी गई है। और जो रेट है दैट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम 3.1% टू 3.5%, राइट।
मोस्टली एज ग्रुप की अगर बात करें तो 30 से 45 ईयर की जो एज ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा रिपोर्टेड है इसमें, फॉलोड बाय 18 टू 30 ग्रुप। इसमें जो परसेंटेज आप देखोगे इस एज ग्रुप की जो परसेंटेज है वो 30.9% है, और 18 से 30 ईयर ग्रुप की परसेंटेज 26% है, राइट। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केस रिपोर्ट की गई है विद 70,329 अमाउंटिंग टू 1/6 ऑफ द टोटल फिगर। ये मैं एक्सीडेंटल डेथ की बात कर रहा हूँ। तो महाराष्ट्र से रिलेटेड अगर रोड सेफ्टी के बारे में भी आप लिखते हैं या आप जनरल स्टडीज़ के पेपर 4 में एथिक्स में कोई केस स्टडी लिख रहे हैं तो वहाँ पे इस तरह के पॉइंट भी यूजफुल होंगे, राइट। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मोस्ट पॉपुलर स्टेट है, बट वहाँ पे जो केसेस रिपोर्ट किए गए हैं वो 9.6% है, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश 10.1%, राइट। नेचुरल क्लैमिटी की बात करें तो बेसिकली जो एट्रीब्यूट्स हैं अगर थंडरिंग या फिर नेचुरल वजह से, तो लाइटनिंग की वजह से बेसिकली 35.3% लोगों की जान गई है, एंड 15.6% ड्यू टू सन स्ट्रोक और हीट गर्मी की वजह से, एंड 11.6% दैट वर रिपोर्टेड बिकॉज ऑफ द फ्लड कंडीशंस, राइट। बिहार में, उड़ीसा में, ये सारे रीजन्स में, वेस्ट बंगाल में भी काफ़ी फ्लड रिपोर्ट किए गए, एंड मोस्ट ऑफ द डेथ वेर राइजिंग ड्यू टू द लाइटनिंग जो बिहार और मध्य प्रदेश में की गई है, फॉलोड बाय झारखंड एंड उत्तर प्रदेश, राइट। तो ये सारे कैटेगरी वाइज जो डेथ रिपोर्ट किए गए एनसीआरबी के रिपोर्ट में वो मैंने आपको बताया। और ये एक फिगर है जो कि आपको आज के हिंदी में भी मिल जाएगी कि while the number of the accidental fatalities and death suicide grew by 2019 compared to the previous year, तो ये रेट किस तरह से हुई आप देख सकते हो। 2015 में ग्राफ यहाँ थी, इन 2016 इट हैज़ रीच्ड दिस मच, 2017 में फिर ग्राफ यहाँ थी, चेंजेस इन द एक्सीडेंटल डेथ और चेंज इन द सुसाइड है। तो ये वीडियो को पॉज करके भी आप ग्राफ देख सकते हैं। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है रिगार्डिंग द एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू जो एजीआर है उसको लेकर के, क्योंकि टेलीकॉम कंपनीज काफ़ी इस चीज़ को लेकर के टेंशन में थी। कौन सी कंपनी चली कि जियो ने भी 136 करोड़ रुपीस दिए थे, एयरटेल वोडाफोन को भी कुछ पैसे देने थे अपने एजीआर के मुताबिक जो कि नहीं दिए गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला, दिस इज द लैंडमार्क जजमेंट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट व्हाट दे हैव ऑर्डर्ड, दे हैव डायरेक्टेड द टाइम विच हैज़ बीन गिवन टू द अदर टेलीकॉम पार्टनर्स। तो डिटेल में समझेंगे इसको। आपके जनरल स्टडीज़ पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स में कुछ एजीआर से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया कि जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको 10 साल का टाइम दिया जाता है अपने जो एजीआर है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू वो गवर्नमेंट को पे करें। एजीआर क्या होती है? एजीआर का मतलब होता है कि जितनी भी कंपनीज है, जो भी टेलीकॉम कंपनीज हैं, उन्होंने जो चीज़ों को यूज़ किया है, राइट, जो उन्होंने लाइसेंस फी दिए हैं, तो उसकी जो प्रॉफिट शेयरिंग होती है टेलीकॉम ऑपरेटर्स की, वो चार्ज की जाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशंस की तरफ से, डीओटी की तरफ से, राइट। और इसी क्रम में क्या होता है कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू स्पेक्ट्रम यूजेस चार्जेस, जो लाइसेंस फी है दैट शुड बी पेड बिटवीन 3 to 5% एंड 8% रिस्पेक्टिवली। तो ये सारी चीज़ें इसके हिसाब से कैलकुलेट होती है और वो सारी चीज़ें देनी पड़ती है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को, सारे टेलीकॉम्स को, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है कि ठीक है, आपको 10 साल का टाइम दिया जाता है टू पे द जो भी एडजस्टेड एजीआर है, जो भी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यूज हैं, वो सरकार को अब 10 साल में पे करिए। सो दिस इज द जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट हैज प्रोवाइडेड। और इसके इम्प्लीकेशंस अगर रियल टाइम में समझोगे आप, ग्राउंड रियलिटी में आपको, मुझे, इनसे हम लोगों को क्या इसकी बेनिफिट हो सकते हैं। तो जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो बंद हो जाते हैं उनकी वजह से जो मार्केट में कॉम्पिटिशन है वो कम हो जाता। तो एक तरह से हेल्दी कॉम्पिटिशन के लिए आपको ज़्यादा लोग भी कॉम्पिटिटर्स चाहिए। तो इस वजह से कोई भी एक लोगों को यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा और टाइम मिलने की वजह से सारे इक्वल पार्टनर्स जो हैं, जो इक्वल कंपटीटर्स हैं, वो अच्छे परफॉर्म कर पाएंगे, राइट। नाउ गवर्नमेंट की अगर बात करें, जो गवर्नमेंट के प्रपोजल्स हैं, गवर्नमेंट ने क्या प्रपोज किया था इस कंसर्न में, तो गवर्नमेंट का कहना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि ठीक है वी प्रोवाइडिंग 20 ईयर फार्मूला, कि यहाँ पे जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको 20 साल का मोहलत दिया जाए, टाइम दिया जाए फॉर टू मेक द पेमेंट। बट सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 10 ईयर्स के लिए ही अलाउ किया है, बिकॉज अभी भी आप पेमेंट जो देखोगे दैट स्टिल रनिंग 1.43 लाख करोड़ रुपीस के आसपास, राइट। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था, बहुत कैबिनेट लेवल पे डिसाइड हुई, अलग एक्सपर्ट जो थे टेलीकॉम सेक्टर से, उन लोगों से डिसीजन के बाद 20 ईयर का टाइम लिया गया, बस सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली 10 ईयर के लिए अलाउ किया, राइट। सो द 10 ईयर वुड बी गिवन द टाइम, और उस टाइम पे जितने भी एजीआर के जो एडजस्टेड रेवेन्यूज हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के साथ देने पड़ेंगे, शेयर करने पड़ेंगे, उनको पे करने पड़ेंगे। प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आपको बताऊं, इसी कंसर्न को लेते हुए 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा एजीआर के इश्यूज पे। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे इस चीज़ को मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि आप 3 महीने के अंदर अंदर जितने भी पेमेंट्स हैं टेलीकॉम्स के, जितने भी पेंडिंग्स हैं, उनको पे करें। बट सीइंग द कोविड-19 सिचुएशन, रेवेन्यू जनरेशन काफ़ी कम हो गई है,
तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने टाइम बढ़ा दिया और उसी टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने कंक्लूड किया था कि जो प्राइवेट सेक्टर है दैट हैज़ अ लॉन्ग रिपीट फ्रूट्स ऑफ सेंटर लिबरलाइज मोड ऑफ द पेमेंट एंड रेवेन्यू शेयरिंग regime. So this is in the favor of the telecom sector and ultimately it will help the consumer as well. Now the last topic that is fighting COVID-19 and the food insecurity. ये आपको आज के इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल में मिल जाएगी. बात की गई है क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फूड सिक्योरिटी को लेकर के और किस तरह से कोविड के बाद पोस्ट कोविड रोड मैप क्या होना चाहिए सरकार के लिए. तो ग्लोबल हंगर की अगर बात करें तो पूरे अपने चरम पे है, ये पूरी राइज है, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे एशियन कंट्रीज में. एशिया इज द रीजन विच इज मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जहाँ पे लोग अंडर नरिश्ड हैं, राइट. चिल्ड्रंस की बात करो या फिर और एज ग्रुप में तो बहुत ज़्यादा जो अंडर नरिश्ड है वो एशिया के रीजन में है. कोविड-19 ने सिचुएशन को और ज़्यादा वर्स्ट किया है, इकोनॉमिक स्लो डाउन हुई है और फर्दर इट इज थ्रेटनिंग टू द फूड सिक्योरिटी. ग्लोबली इट इज थ्रेटनिंग टू द फूड सिक्योरिटी. रीजन वाइज अगर इम्पैक्ट की अगर मैं आपको बात बताऊं तो साउथ एशिया में पर्टिकुलरली जो लोग वनरेबल है, लार्ज नंबर ऑफ क्रोनिक अंडर फीड पीपल हैं. यहाँ पे ऑलमोस्ट 33 मिलियन लोग ऐसे हैं जो 2030 तक कंट्रीब्यूट करेंगे इतने लार्ज नंबर को, राइट. उसके अलावा जो सब रीजन है जहाँ से मैं आपको जो पुअरेस्ट लोग हैं, 5th सोसाइटी आर स्टैंड, राइट. फ्रॉम 1/5 सोसाइटी आर अनस्टैंड. हाफ ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द पुअरेस्ट सोसाइटी आर अंडरस्टैंड इन दिस रीजन. द एशियन रीजन की बात हो रही है, सब रीजन की. पैसिफिक स्टेट्स की बात करें तो वर्ल्ड में हाईएस्ट वेस्टिंग रेट्स हैं. वेस्टिंग रेट्स का मतलब होता है, वेस्टिंग का मतलब होता है कि चाइल्ड की पूरी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पा रही है. जिस एज में उसकी हाइट जितनी ग्रोथ होनी चाहिए थी, बॉडी मास जितना बढ़ना चाहिए था, वो एक्चुअल में नहीं ग्रो किया है. तो वेस्टिंग रेट उसको कहते हैं, राइट. और ऑन टॉप की अगर बात करें जो पैसिफिक रीजन है जहाँ पे ओबिसिटी, ओवरवेट की भी प्रॉब्लम्स देखी गई कर लोगों में. सो फास्टर एनीवेयर इन द कंट्री, राइट. पेंडेमिक की डुअल इफेक्ट की बात करें तो कोविड-19 विच इज़ बियॉन्ड द हेल्थ टोल, इन्होंने जो लाइवलीहुड को बहुत ज़्यादा क्रश किया है. हंगर सोच ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ प्लेस्ड टू इरेडिकेट. और जो हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, एक तरफ से तो जो भूखमरी है या फिर जो अंडर न्यूट्रिशन है वो तो चली रही है, बट जो हमारी गोल थी SDG को कंप्लीट करने की, जहाँ पे हंगर को ख़त्म करने की बात की गई थी, वो पेंडेमिक की वजह से वो भी चीज़ें डिले हो गई है. इसको और अलग से हमें 2 साल देना होगा ताकि इस टारगेट को फुलफिल किया जा सके. एंड टैकलिंग देम विल रिक्वायर न्यू आइडियाज़ एंड मोर रोबोस्ट पॉलिटिकल विल. बिकॉज सरकार को कुछ निर्णायक कदम लेने होंगे. देयर शुड बी सम रोबोस्ट एंड स्ट्रॉन्ग एक्शन दैट हैज़ टू कम फ्रॉम ईच गवर्नमेंट, each country government, so that eradicating the sustainable development goal 2 is possible, right. वे फॉरवर्ड की अगर बात करें तो जो हमारी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है और यूनाइटेड स्टेट ने रिसेंटली कम्प्रीहेंसिव कोविड-19 रिस्पॉन्स के लिए प्रोग्राम बनाया है जहाँ पे न्यूट्रिशनल फूड देने की बात की गई है, लोगों को मोबिलाइज करने की बात की गई है, पार्टनरशिप विद द अदर कंट्रीज एट द ग्लोबल लेवल. यहीं पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पैसिफिक में इंडिया, चाइना और जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर ने वर्चुअली एक मीटिंग की थी जहां पे ये बताया गया था कि नए टेक्नोलॉजी और साइंस की मदद से लोगों की मदद की जाए, चाहे वो फूड सिक्योरिटी हो, चाहे वो अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड हो, वो सारी चीज़ें मुहैया कराने की ज़रूरत है. एंड एट दिस टाइम गवर्नमेंट नीड टू इंक्रीज द रेजिलियंस अक्रॉस द फूड सिस्टम. आइडेंटिफाई करना प्रॉपर चैनल को, चाहे वो ई-कॉमर्स हो और किसी भी तरीके के माध्यम से इसको पूरा किया जा सकता है. एंड इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी टू द रिड्यूस लॉसेस, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स एंड स्टोरेज फैसिलिटी. तो इंडिया की स्पेसिफिकली बात करें तो एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ को या फिर जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ है उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे पॉलिसी ऑलरेडी आत्मनिर्भर भारत अभियान के थ्रू लिया हुआ है. एंड वी कैन ओनली ओवरकम द पेंडेमिक व्हेन वी कैन ट्रांसफॉर्म द एग्री फूड सिस्टम. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारी एग्रीकल्चर है, ऑल्दो इंडिया में इस बार जो प्रोजेक्शन आई थी GDP की NOC के, वहाँ पे 3.4% का ग्रोथ देखा गया है. बट इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट कि जो हमारे फूड एग्रो सिस्टम है उसको अच्छे से बूस्ट किया जाए, एक सही रोड मैप बनाया जाए उसके लिए, राइट. तो बढ़ते हैं अपने आंसर्स की तरफ. जो कल के सवाल हैं उसके आंसर्स मैं आपको बताऊंगा आज. सो द फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ करेक्ट ऑप्शन है A, दैट स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. आत्मसभा वाज एस्टैब्लिश अ कैंपेन अगेंस्ट द idolatry, कास्ट रिचेस, मीनिंगलेस रिचुअल एंड अदर एल्स. जो स्टेटमेंट 2 है वो इनकरेक्ट थी. जो करेक्ट स्टेटमेंट है कि आत्मसभा वो सेटअप इन कैलकाटा, राइट. तो सोर्स ऑफ रेफरेंस इज NCERT. आप NCERT मॉडर्न इंडिया में बिपिन चंद्रा की जो बुक है उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं. अगर आपके पास स्पेक्ट्रम है तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं. स्टेटमेंट 2 करेक्ट ऑप्शन हेयर इज C, कि जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस है एक टेरिफ बेस्ड सिस्टम है जो कि MNF को रिड्यूस करता है, ड्यूटी फ्री देती है सर्टेन गुड्स में, और ये एक तरह की प्रेफरेंस है दैट हेल्प टू एक्सपोर्टर टू पेंट्रेट द मार्केट एंड इंक्रीज देयर शेयर अपॉन द प्रॉफिट मार्जिन एंड द डोनर कंट्री. आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं
This is from the Indian Economy by the Ramesh Singh. So the correct option here is C. Now let's move to our today's question of the day. MCQs आज के जो सवाल हैं. So the first question is from the current affair. ये current affair से related है, not exactly ये current affair नहीं है, but आपको ये ध्यान रखना है कि रैमगॉन मैग्सेसे अवार्ड जो है उसमें कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है. It is the highest honor of the Asia and it is awarded annually to the individual or the organization from Asia to altruistic and philanthropic services के लिए. तो इस तरह के सवाल कई बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं. तो इसके जो भी आंसर आपको लगते हैं करेक्ट है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. सिर्फ कमेंट सेक्शन में A, B, C या फिर D लिख करके बता सकते हैं. आपके पास अगर कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं. Now the second question is from the culture. Consider the following statement about the Pamshana form of architecture. It is a type of Sikara architecture from the Dravidian temple. Or Pamshana roof are not curved inward, rather they are upward on the straight incline. So अगर आपने कल्चर पढ़ा है NCERT से, so this would be very easy for you to answer the question. So correct option A, B या फिर C और D. Whatever you feel is the correct. Do write your answer in the comment section down below. और अगर कोई भी कंसर्न हो तो मैं ज़रूर बताएं. विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू. फॉर टाइम बिंग आई एम साइनिंग ऑफ. विश यू ऑल द बेस्ट. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू सो मच.